नमस्ते, मेरा नाम है शिवांग पुरी और जब से जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन आई है तब से लोग जानना चाह रहे थे कि ये स्क्रैप मेटल में क्या रिफॉर्म आया है। 8 अक्टूबर 2024 को कुछ नोटिफिकेशंस भी निकाले गए हैं, पर उनका जो इफेक्ट है वो 10 अक्टूबर से आना था और आज 10 अक्टूबर है 2024 में। इसलिए अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या रिफॉर्म्स आए हैं, क्या उस रिफॉर्म से कुछ एक्चुअल में फ़ायदा है कि नहीं, और मे बी बिजनेस ओनर्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा उससे। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। जो हमारी स्क्रैप की स्टील इंडस्ट्री है वो मतलब टू रिमेन कम्पिटिटिव अनऑर्गेनाइज सेक्टर से माल उठाते हैं। वेल नोन फैक्ट है, सारे बिजनेस ओनर्स को इसके बारे में पता है। एंड इसमें सबसे बड़ा जो इशू आता है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का आता है, क्योंकि जो आपका सप्लायर है, मतलब अगर कोई मैन्युफैक्चरर है एंड उसका कोई स्क्रैप मेटल का सप्लायर है, वो कई बार क्या करते हैं, माल दे देते हैं, आपसे जीएसटी का पैसा इकट्ठा कर लेते हैं पर उसे सरकार को नहीं देते, भाग जाते हैं, बिजनेस बंद कर देते हैं या बहुत चीज़ें हो जाती हैं उसमें। उस केस में जो मैं हूँ, एक मैन्युफैक्चरर हूँ जिसने पैसा भी दे दिया है, उसका आईटीसी रुक जाता है, करोड़ों करोड़ों की डिमांड आ जाती है। ये नई प्रॉब्लम नहीं है। 2021 में जब पहली बार नोटिस आने चालू हुए थे तब भी ये प्रॉब्लम उठी थी, तब भी ये रिक्वेस्ट किया गया था कि आप जो स्क्रैप मेटल है उसमें सारी चीज़ आरसीएम मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में डाल दीजिए, जिसमें स्क्रैप मेटल का जो सप्लायर है वो मुझे देगा स्क्रैप और टैक्स मैं भरूंगा उसकी तरफ से, जिसे बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म या आरसीएम, और फिर मैं क्रेडिट ले लूंगा उसका। तो जो मेरे सेक्शन 16(2)(c है जिसके पीछे सरकार पड़ी हुई है, और मैंने खुद ही पर्सनली 5-6 डजन नोटिस देखे हैं इसके ऊपर, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एंड इवन लास्ट ईयर जो एक ऑल इंडिया इंडक्शन फर्नेसेस एसोसिएशन है, उसने तो जीएसटी काउंसिल को एक लेटर भी लिखा था कि जैसे गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विसेज होती हैं, जिसे जीटीए सर्विसेज बोलते हैं, और जैसा उसमें आरसीएम में हमारे प्रोविजंस हैं, वैसे ही स्क्रैप मेटल में लाए जाएं। बेसिकली सरकार ने क्या किया है कि जो उनके फेवर की चीज़ें थी वो सुन ली और जो डीलर के फेवर में थी वो नहीं सुनी। सरकार ने अब ये कहा है कि अगर आप एक रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर हैं या रजिस्टर्ड बायर हैं स्क्रैप मेटल के, और अगर आप एक अनरजिस्टर्ड से खरीदते हैं स्क्रैप मेटल, तो आपको आरसीएम में पे करना है, पर अगर वो रजिस्टर्ड है तो फिर वो नॉर्मल चलता रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक एक करके जो चेंजेस आए हैं वो तीनों पार्टीज के लिए समझेंगे, मतलब रजिस्टर्ड डीलर, अनरजिस्टर्ड सप्लायर एंड देन ऑल्सो रजिस्टर्ड सप्लायर। बेसिकली हम चालू करते हैं एक रजिस्टर्ड स्क्रैप बायर से, या नॉर्मली जो स्क्रैप मेटल मैन्युफैक्चर करते हैं। बेसिकली अब आपके लिए ये चेंज आ गया है जो अभी अभी नोटिफिकेशन के थ्रू आया है, नंबर 4/24 है आई थिंक, सेंट्रल टैक्स एंड इंटीग्रेटेड टैक्स रेट नोटिफिकेशन, जो ये कहता है कि अगर आप एक अनरजिस्टर्ड सप्लायर, मतलब जिसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है, उससे खरीदते हैं, तो जो भी टैक्स बनेगा वो आपको पे करना पड़ेगा आरसीएम में। मतलब पहले आप क्या करते थे, 100 रुपए का अगर आपने माल खरीदा तो आप उस पर जीएसटी लगा के पूरा का पूरा अपने सप्लायर को देते थे। अब अनरजिस्टर्ड सिचुएशन अलग था, उसमें तो आप देते ही नहीं थे, पर अगर फॉर एग्जांपल रजिस्टर्ड में आप होते तो आप पूरा का पूरा 100 रुपए प्लस जो उस पर टैक्स है वो उन्हें देते और वो सरकार को टैक्स जमा करते। पर आरसीएम में अगर आप एक अनरजिस्टर्ड के साथ कर रहे हैं तो अब आप ही उनकी तरफ से, मतलब अपने अनरजिस्टर्ड सप्लायर की तरफ से टैक्स जमा करेंगे और फिर आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं। तो ये हो गई अनरजिस्टर्ड सप्लायर की बात। अगर आप अपना स्क्रैप मेटल एक रजिस्टर्ड सप्लायर से ले रहे हैं तो उसमें अब एक आ गया है टीडीएस का प्रोविजन। अब हमें इनकम टैक्स का जो टीडीएस है उसके बारे में तो बिल्कुल अच्छे से पता ही है कि टीडीएस कैसे काम करता है, पर अगर आप जीएसटी की बात करें तो टीडीएस का एक सिंपल प्रोसेस है। इसमें आप ये समझ लीजिए, अगर आप एक रजिस्टर्ड स्क्रैप बायर से खरीद रहे हैं और आप भी रजिस्टर्ड हैं, तो 2% टीडीएस काट के आपके पेमेंट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि 100 रुपए का आपने स्क्रैप मेटल खरीदा, वो 100 रुपए में से 2 रुपए आपको पहले जमा कराने पड़ेंगे एज टीडीएस। उसके लिए एक हर महीने आपको रिटर्न भरना पड़ेगा जिसे बोलते हैं GSTR 7, और ये आपकी एक्स्ट्रा कंप्लायंस रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपको अब टैक्स कम पे करना है। अगर 100 रुपए पे 18% जीएसटी है तो टोटल 118 ही होना है, पर जो आप पेमेंट करेंगे अपने
जो आपका सप्लायर है जो उसको आप पेमेंट करेंगे वो आप 98 प्लस वो जो 18 रुपीज़ GST है जो 100 रुपये पे लगना था वो करेंगे, और 2 रुपये आप पहले जमा कराएंगे सरकार के पास, उसको आप डिक्लेयर करेंगे अपने रिटर्न में, और जब आप उसे अपने GSTR 7 में डिक्लेयर कर देंगे तो जो आपका सप्लायर है उसके पोर्टल पे वो ये ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। उसे ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। एक रिटर्न में कॉलम होता है TDS TCS क्रेडिट रिसीव वाला कॉलम, उसमें जो भी एंट्री करी होगी आपके GSTR 7 में वो वहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होती जाएंगी फ्रॉम अलग अलग जो जितने भी डीलर्स हैं, और फिर उसके बाद उसे हर एक एंट्री को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। अगर वो उसे एक्सेप्ट करते जाते हैं तो जितना भी पैसा आपने जिसने TDS काटा है, जितना भी पैसा आपने सरकार को दिया था वो आपके सप्लायर के कैश लेजर में शो होने लगेगा। तो समरी में आप यहाँ से 2 रुपये काटेंगे, 2% TDS काटेंगे, वो TDS आपको अपने रिटर्न में दिखाना पड़ेगा। जब आप उसे दिखा देंगे हर महीने आप वो GSTR 7 भरेंगे। उसके बाद अगर आपका जो सप्लायर है वो उसको एक्सेप्ट करता है तो वो उसके कैश लेजर में इंडिकेट हो जाएगा। आप इसको प्लीज कंफ्यूज ना करें, ये जो 2 रुपए है इसका आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये सिर्फ एक सरकार अपना रेवेन्यू इंटरेस्ट सिक्योर करने के लिए और ट्रांजैक्शंस का एक नोट रखने के लिए कि क्या क्या हो रहा है, सिर्फ उस पर्पस के लिए है। जो भी आप पैसा काटेंगे वो सीधा पैसा जो भी आप TDS काट के सरकार को पे करेंगे वो उनके कैश जो आपका सप्लायर है उसके कैश लेजर में शो कर जाएगा। अगेन ये सारी चीजें तभी हैं 2% TDS वाली जब आप भी रजिस्टर्ड हैं और आपका जो सप्लायर है वो भी रजिस्टर्ड है। अगर अनरजिस्टर्ड है तो RCM में अब आ चुका है। अब हम बात करते हैं अगला जो है हमारा एक अनरजिस्टर्ड स्क्रैप डीलर। अब जो मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है इस फील्ड में और मैंने जितने भी लोगों के साथ काम किया है, मुझे ये लगता है कि अनरजिस्टर्ड स्क्रैप डीलर होने थोड़ा मुश्किल है। 40 लाख रुपए की लिमिट है, कोई भी अगर ढंग का स्क्रैप डीलर है तो एक महीने में 40 लाख का माल तो वो बेच ही देता है। हो सकता है कि कोई छोटे स्क्रैप डीलर्स भी हों, तो फॉर देम गुड न्यूज़, आपको कुछ नहीं करना है एक्स्ट्रा। आपको बस ये ध्यान देना है कि आप 40 लाख रुपए वाले थ्रेशोल्ड के आसपास आ रहे हैं कि नहीं, और अगर आप 40 लाख रुपए के थ्रेशोल्ड के आसपास आ रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने जो भी जिससे के साथ भी आप डीलिंग कर रहे हैं आप उसको बता दें। जहाँ तक रजिस्टर्ड स्क्रैप डीलर वाली बात है, रजिस्टर्ड स्क्रैप डीलर्स को अब 2% काट के आएगा, तो आप प्लीज़ अपने सिस्टम्स को अपडेटेड रखिए। आपको अपने GST का जो पोर्टल है उसके रिटर्न्स टैब में जाके कंटिन्यूसली चेक करना पड़ेगा। जब आपका जो बायर है वो अपना रिटर्न भर दे उसके बाद आपको कैश फ्लो की थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, एंड आपको अपने रिटर्न्स के साथ भी कंसिलिएशन करना पड़ेगा। ये सारे चेंजेस का जो मेन इम्पैक्ट आएगा वो बायर्स पे ही आएगा, एंड मेरे हिसाब से इन चेंजेस का कोई भी फायदा ना तो मेटल स्क्रैप इंडस्ट्री में बायर को मिलने वाला है, ना सेलर को मिलने वाला है, ना मैन्युफैक्चरर को मिलने वाला है। इन एनी केस आपके जो कंप्लायंस हैं वो तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। उसके अलावा कुछ और दिक्कतें आनी है। फॉर एग्जांपल आप एक मैन्युफैक्चरर हैं और आप RCM में पे करना चाहते हैं। RCM आप सिर्फ कैश से पे कर सकते हैं, आप क्रेडिट से पे नहीं कर सकते RCM, तो आपको कैश फ्लो की दिक्कत आ सकती है। प्लस उसके अलावा जो ITC अवेलेबल होगा आपको RCM का, उसके लिए फिर जो आपके कैपिटल साइकिल है आपको उसको देखना पड़ेगा, बिकॉज आप ये भी नहीं करना चाहेंगे कि आपकी जो इन्वेंट्री है उसकी वजह से आपको दिक्कत आ रही है, आप कैश पहले दिए जा रहे हैं, ITC आपका बाद में यूज नहीं हो पा रहा है। सो नॉट ओनली टैक्स कंप्लायंस साइड, आपको जो बिजनेस साइड है उसको भी आपको नोट करना पड़ेगा इन चेंजेस की वजह से, और उसको भी स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। एंड ओवरऑल सरकार को इससे कुछ फायदा होना नहीं है, क्योंकि जो स्क्रैप डीलर्स हैं वो 40 लाख से ज़्यादा का काम नॉर्मली कर ही लेते हैं और रजिस्टर हो ही जाते हैं। और ये जो 2% वाली चीज़ है इससे इतना मुझे नहीं लगता किसी को बेनिफिट होगा। इवेंचुअली जो दिक्कत है, जो अंडरलाइन दिक्कत है वो ये है कि जो आपका स्क्रैप सप्लायर है वो बिना टैक्स पे किए भाग जाता है। तो वो जो 2 रुपये आपने सरकार को पे भी किया है और जो वो एक्सेप्ट करके अपने कैश लेजर में ले भी लेगा, यूटिलाइज भी कर लेगा, उससे सरकार को कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। कुछ चीज़ें और जो हमें इसमें याद रखनी चाहिए वो ये है कि TDS जो पेमेंट है, जो एक रजिस्टर्ड बायर और रजिस्टर्ड सेलर के बीच में अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो कटना है।
उसमें याद रखना है कि अगर आपकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा है, जो नॉर्मली देखा जाता है स्क्रैप मेटल में, जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो 2.5 लाख से ज़्यादा होती ही है। पर इन एनी केस अगर आप किसी सिनेरियो में 2.5 लाख से कम का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उस केस में TDS नहीं कटना। पर एक चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग है वो ये है कि नॉर्मली जो TDS का प्रोविज़न है विच इज़ सेक्शन 51, वो ये कहता है कि अगर आपकी इंटर स्टेट सप्लाई है, मतलब जैसे झारखंड से बिहार जा रहा है, तो उस केस में TDS नहीं कटना था। पर ये वाला जो रूल है, जो इंटर स्टेट सप्लाई वाला है, वो स्क्रैप मेटल पे अप्लाई नहीं करता। तो अगर आपका जो सप्लायर है वो स्टेट के बाहर का है तो भी आपको TDS पे करना है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और मतलब जैसे मैंने बताया, इसमें कंप्लायंसेस बढ़ेंगे। एक चीज़ जो आपको देखनी पड़ेगी वो ये है कि अब आपको विजिलेंट रहना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अनरजिस्टर्ड डीलर्स के साथ काम करते हैं तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि जब वो अनरजिस्टर्ड हैं तब तो आप RCM में पे करेंगे, पर जिस भी दिन वो रजिस्टर हो गए उस दिन से TDS कटने लगेगा। और ये जितने एक्स्ट्रा कंप्लायंस हैं उससे सरकार को और मौका मिलता है आपको नोटिस देने का, आप पे पेनल्टी लगाने का, आपसे डिमांड रेज करने का। सो जो अब आपको सतर्क रहना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो ये सप्लायर है कहीं ये थ्रेशोल्ड क्रॉस तो नहीं कर रहा है, और अगर इसने क्रॉस करके रजिस्ट्रेशन ले लिया है तो क्या ये आपको इन्फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एंड जो मुझे इस बिज़नेस की समझ है उसके हिसाब से ऐसा नहीं है कि आप हर दिन अपने सप्लायर चेंज करते रहते हैं। आपके कुछ ट्रस्टेड सप्लायर्स रहते हैं जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं, एंड अगर उनका स्टेटस चेंज हो रहा है तो उसका आपको इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी उनसे रेगुलर बेसिस पे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका एक KYC हो। मैंने देखा है कुछ बिजनेसेस KYC नहीं करते ढंग से। आपका एक अग्रीमेंट होना चाहिए, अंडरलाइंग अग्रीमेंट होना चाहिए जिसमें आपकी अच्छी वारंटीज होनी चाहिए, आपकी अच्छी इंडेमनिटी होनी चाहिए, आपका जो कंप्लायंस है वो टिप टॉप होना चाहिए बेसिकली। और अगर वो नहीं होगा तो आपको बाद में दिक्कत आएगी, और स्पेशली इन अमेंडमेंट्स के बाद तो और भी दिक्कत आएगी। सो कुछ फॉर्मेट्स होते हैं आपको, हम भी सप्लाई करते हैं टू आवर क्लाइंट्स, एंड कुछ रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, कुछ वारंटीज़ होती हैं, एफिडेविट्स पे आपको उनके स्टेटमेंट्स लेने चाहिए। ये सारी चीज़ें नाउ मोर देन एवर इम्पॉर्टेंट है फॉर एनी बिजनेस एंटिटी। इन एनी केस आप ये समझ जाइए कि इन चेंजेस की वजह से डिस्प्यूट्स बढ़ेंगे। आपका सप्लायर आपको आगे कह सकता है नहीं मैं तो अनरजिस्टर्ड हूँ, आप RCM में पे करिए। आपको आपकी कंप्लायंस के हिसाब से आपको ये लग रहा है कि नहीं ये तो थ्रेशोल्ड क्रॉस कर चुके हैं, रजिस्टर करके TDS पे होना चाहिए। सो डिस्प्यूट्स बढ़ सकते हैं। सो बेटर होगा कि आप अभी से ही इसके लिए तैयार हो जाएं, एज आई हैव एक्सप्लेन्ड, लीगल कंप्लायंस साइड से भी और बिजनेस साइड से भी, अपना कैश फ्लो एंड इन्वेंट्री साइकिल को देख के। इन एनी केस कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है इसका, बिकॉज अगर मैं एक बायर हूँ, मैंने TDS काट के सरकार को 2% दे भी दिया, और मेरा जो सप्लायर है उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसको अपने उसके कैश लेजर में ले लिया, वो उसको आगे यूज़ कर सकता है। वो अपना आगे TDS भरने के लिए भी यूज़ कर सकता है, और उसको वो चाहे तो अपने टैक्स लाइबिलिटी के लिए भी यूज़ कर सकता है। तो जो मेजर दिक्कत है इस मार्केट में, और जो सरकार बार बार आउटलाइन करती है कि चेन्स बन गई हैं और फेक एंटिटीज़ हैं, पेपर पे एंटिटीज़ हैं, पेपर ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उसमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जो TDS यहाँ से जमा हुआ वो आगे चेन में चलता जाएगा। सो सरकार को भी इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, एंड अल्टीमेटली नाइदर द गवर्नमेंट नॉर द इंडस्ट्री, किसी को भी इन चेंजेस से कोई इतना फ़ायदा नहीं होने वाला है। जस्ट आपका कंप्लायंस बढ़ चुका है, और सरकार के पास और भी तरीके हैं नाउ टू गिव यू नोटिसेस, टू कॉल यू टू देयर ऑफिसेस। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो इन चेंजेस से रिलेटेड, जो नए चेंजेस आए हैं अभी 8 और 9 अक्टूबर को, जो नए चेंजेस आए हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, या आपको ये डाउट हो कि कैसे हम अपने जो KYC है, कंप्लायंसेस हैं या लिटिगेशन है, उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, तो आप अपने जो भी डाउट्स या क्वेरीज हैं उन्हें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके हम उसका जवाब दें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, एंड होपफुली कुछ हेल्पफुल इंफॉर्मेशन आपको मिली हो इस वीडियो से।
थैंक यू।